आजकल हरियाणा में बहुत ज्यादा मर्डर हो रहे हैं, जैसे बिल्कुल पुराना कांड हुआ, बिल्कुल अभी बिल्कुल। बहनी में भी हुआ, जी जी। उसको लेकर के आप जलौधी हुआ, धमकाड़ क्योंकि हमारे देश में ना पढ़ाई नहीं है, और पढ़ाई है, पढ़ाई के साथ सिर्फ पढ़ाई है, स्किल नहीं है। विदेशों की तरह हम काम नहीं सिखाते बच्चे को कि आपको जब बड़ा हो गए पेट पालने के लिए क्या मतलब आपको स्किल चाहिए या आप क्या कर सकते हो, किसी काम को बड़ा छोटा नहीं बताते। हमारे पास पढ़ाई का जो सिस्टम है वो मैं ये मानती हूँ जीरो है। खाली दिमाग शैतान का घर रहेगा तो मर्डर भी होंगे और बलात्कार भी होंगे और देश की अर्थव्यवस्था भी बिगड़ेगी। तो सीधी सी बात है, काम करना हमें स्किल और पढ़ाई के ऊपर पर सब कहते हैं। और मैं तो ये कहती हूँ इस देश के अंदर नहीं, हर बेटी को फुलन देवी अपने अंदर समा के रखना चाहिए। ये कहते हैं देवी आती है, देवी नहीं आनी चाहिए महिला में, महिला के ऊपर फुलन देवी आनी चाहिए। यदि कोई आंख भर के भी लिखा हो तो उसकी आंखें निकाल लेनी चाहिए। और अपनी सुरक्षा के लिए सरकार को कहती हूँ, मैं तो कई बार कहती हूँ कि महिलाएं जो अपनी सुरक्षा के लिए गन या किसी भी चीज का लाइसेंस मतलब मैं ये मानती हूँ सिर्फ जाट को बयान तो नहीं देना चाहिए। सिर्फ जिस दिन जाट कौम हाथ पकड़ना सीख लेगा ना जी, मैं गारंटी देती हूँ हरियाणा की सरकार, भारत की सरकार देख नहीं सकती, क्योंकि नस्ल नहीं मार्शल कौम है जिसने बड़े बड़े योद्धाओं के अंदर बड़े बड़े इसके इतिहास को मिटा दिया गया आज के टाइम में। एक साइड तो आप कहते हो कि इंसानियत सबसे जरूरी है, कोई जात नहीं कोई वो नहीं, फिर एक साइड आप बयान देते हो कि जो जाट को मैं उसको मतलब अपना वो चीज समझ। पता है क्या जी, मेरी बात सुनो। दर्शकों, आप देख रहे हैं जस्सी मीडिया ग्रुप और मैं जस्सी सिंह। दर्शकों, लगातार आप खबरें देख रहे हैं हमारे चैनल पर, और चुनाव के बाद अगर हम बात करें, किसान आंदोलन दोबारा फिर सक्रिय हो गया है, क्योंकि चुनाव से पहले लगातार 5 साल लड़ाइयां लड़ी और चुनाव के समय फिर थोड़ा सा शायद किसान भी राजनीति में आ गए थे, और अब दोबारा फिर किसान एक्टिव हो गए हैं। क्या दोबारा फिर ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी? तो फ्रेम में हमारे साथ आप देख रहे हैं डॉक्टर सिक्किम, किसान नेत्री है। हमेशा ही चाहे किसी धर्म की, किसी जात की, कैसी भी लड़ाई हो इस प्रदेश के अंदर, हमेशा इन्होंने अपनी भूमिका उसके अंदर दी है। तो आज फिर हमारे कुछ खट्टे मीठे सवाल होंगे, तो बात करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। ठीक हो? बिल्कुल सिक्किम जी, क्या कहेंगे आपके, देखो पहले लगातार किसान आंदोलन चला, जी जिले जी के अंदर भी चला, और फिर बीच में चुनाव भी आ गए। जी चुनाव के बाद देखो कहीं ना कहीं किसान जो पार्टियों में बट गए, जी जी और जो किसानों की आवाज नहीं उठी, और अब दोबारा फिर अगर हम अपने बॉर्डरों की बात करें, हरियाणा बॉर्डर की, वहां पर भी जो किसान लगातार बैठे हैं, अभी फिर दिल्ली जाने की तैयारी, फिलहाल क्या कुछ तैयारियां चल रही है किसानों की? नहीं, तैयारियां किसान तो सारा दिन तैयार है, क्योंकि लगातार जो 75 साल में किसान की जो हालात है वो लगातार खराब रही है। और जो हमारी लड़ाई थी, एमएसपी की लड़ाई थी, पराली बिल की लड़ाई थी, बिजली बिल की लड़ाई थी, आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार सरकार 5 साल से बाज नहीं आ रही। सिर्फ एक गादड़ चिट्ठा, जिसको हम कह सकते हैं कि गादड़ चिट्ठा हमें पकड़ा दिया गया, एक कागज के ऊपर 13 महीने मेहनत करके, गर्मी सर्दी सहन करके, 750 किसानों की शहादत देके हम गर्क की तरफ लौट आए, सिर्फ सरकार पे विश्वास करके। सरकार ने क्या किया? सरकार कहती है कि 24 से 25 जो अनाजे हैं उसके ऊपर हम एमएसपी दे रहे हैं। एमएसपी नाम की चिड़िया तो हमें कहीं नजर नहीं आई, और आप लोगों ने भी लगातार इस सिस्टम को कवर किया। जब अब हालात थे जीरी के तो आप लोगों ने देखा 2320 एमएसपी थी, मिली कितनी? लगातार किसानों ने शिकायत की। सरकार है कि अपना नीचे से लेके ऊपर तक सरकार का हिस्सा होता है, और हर एक इंसान अपनी जो चीज बनाता है उसका वो रेट फिक्स कर सकता है। पर पहला किसान एक ऐसा इंसान है, जब हम किसी चीज को मतलब अनाज को बोते हैं या मतलब फसल को बोते हैं तो डीएपी नहीं मिलता, फिर पानी देते हैं तो यूरिया नहीं मिलता, फिर बिजली नहीं मिलती पानी के बाद, उसके बाद हमें एमएसपी नहीं मिलती। तो एमएसपी की अधूरी लड़ाई है, उस लड़ाई को पूरा करने के लिए मोर्चे अलग अलग है, पर लड़ाई हमारी एक ही है। टाइम पे, चुनाव के टाइम पे कहीं ना कहीं किसान देखो आपस में पता है क्या सर, जहां अधिकता होती है किसी भी चीज में, हो किसान हो, राजनेता हो या कोई भी हो, वहां ये मामला चलता है। और किसान भी कहीं ना कहीं बटे, कोई बात नहीं, पर सर छोटू राम ने कहा था कि बोले किसान बोलना सीख ले, दुश्मन न पहचानना सीख ले। अब तक हमने दुश्मन पहचान तो लिया, उसका इलाज नहीं करना आता। जब पार्टियां हमारा शोषण करती हैं 4 साल 11 महीने, और 1 महीने के लिए हम अलग अलग मतलब दिशा में चले जाते हैं, उसके बाद लगातार फिर वही 75 साल से वही सिस्टम चल रहा है। अब किसान नेताओं ने कहा कि हम अराजनीतिक है। सबसे बड़ा सवाल है, अराजनीतिक कोई नहीं है, जिसने वोट दे दिया वो राजनीतिक है। दूसरा, जब तक सर छोटू राम, बाबा साहब अम्बेडकर,
चौधरी चरण सिंह दोबारा से विधानसभा संसद नहीं जाएंगे, इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जो ये अराजनीतिक का ढिंडोरा है, जो नॉर्मल किसान है 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ के जो किसान है उनको बड़ी प्रॉब्लम है, और इस चीज को किसान नेताओं को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि वक्त के साथ धाराएं और विचारधाराएं बदलनी पड़ती है। जो सत्ता के अंदर है, घर की बहिर काका लिखनिया, जहां ताकत है वहां हम पहुंच नहीं रहे, वहां हमारे बीच के कोई इंसान है नहीं। हमारे पास आज ना सामाजिक सत्ता है, ना राजनीतिक सत्ता है, और यहाँ तक कि आर्थिक सत्ता के रूप में भी हम कहीं ना कहीं कमजोर हुए। यदि उसको दोबारा से पाना है तो हमें दोबारा से संसद और विधानसभा जाना पड़ेगा। सड़कों की लड़ाई को हमें संसद और विधानसभा जब तक नहीं पहुंचाएंगे, हमारे बीच के लोगों को वहां नहीं बिठाएंगे जिनको ये पता है कि गेहूं को कैसे पैदा किया जाता है, बच्चे की फीस कैसे दी जाती है, हमारे आर्थिक हालात कैसे हैं, तो इन मुद्दों के ऊपर जमीन पे, बेटी पे, गाय पे, मतलब भाषण देने से कुछ नहीं होगा। इन पर हकीकत में काम करना पड़ेगा धरातल पर, और धरातल पर काम तभी हो सकता है जब हमारे बीच का कोई इंसान चला जाए। कई लोग कहते हैं कि हमारे बीच के जो इंसान जाते हैं वो बदल जाते हैं, मैं नहीं मानती, क्योंकि हर सर छोटूराम नहीं हो सकता, हर चरण सिंह नहीं हो सकता, पर कहीं ना कहीं हमें विश्वास करना पड़ेगा। सबसे बड़े हमें पार्टियों का बहिष्कार करना पड़ेगा, क्योंकि जो पार्टियां वो हमें बेचने का काम कर रही हैं, और किसान नेता भी जो ये कहते हैं कि अराजनीतिक है, दिन में बॉर्डरों पे रहते हैं और रात में पार्टियों के झंडे के नीचे रहते हैं। जब तक किसान नेताओं को हम पहचानेंगे नहीं और सही किसान नेता को सामने करके सही दिशा के अंदर एक ये कहते हैं कि लक्ष्य नहीं बनाएंगे, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। और इस समस्या का समाधान तभी होगा जब हम सही दिशा में और सही लोगों के साथ लड़ाई करेंगे। भगत सिंह ने कहा था कि एक आर्थिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वो आर्थिक लड़ाई अब हम लड़ रहे हैं, क्योंकि असमानता है, या तो इतना ज्यादा पैसा है कि उसको पता ही नहीं कितना पैसा है, या मतलब लोग बिल्कुल सड़क के ऊपर है। और आज कम से कम लगभग हर जो मतलब इंसान है वो सड़क के ऊपर है। आप लोगों ने देखा कि महंगाई इतनी ज्यादा है कि आम गृहिणी अपने बच्चों को नहीं पाल सकती, पर सरकार के पास तो इन चीजों को सुनने के लिए टाइम ही नहीं है। उनके पास तो आपने देखा होगा बाबा रामदेव गधी का दूध निकाला है, बड़ी बड़ी बातें हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री कहे कि 1 करोड़ लोग ने सड़क पाना चाहिए, अरे सारा देश सड़क पा रहा है, मौका कितना, अब तो झोला ठाने की बाकी है बस। वो देखो भी झोला कितने दिन में उठा है, कभी मणिपुर में, कभी मेवात के अंदर, कभी पंजाब में, हर रोज लगातार लाठीचार्ज या गोली या मतलब किसी न किसी चीज की परिस्थितियां देश के अंदर फैल रही है। यानी एक बारूद है और देश बारूद के भंडार के ऊपर बैठा है, ये कब फटेगा ये अलग बात है। अच्छा सिक्किम जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इतने कांड हुए इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर, और किसानों ने, मजदूरों ने हमेशा आवाजें भी उठाई। बिल्कुल। और जब ये चुनाव था इससे पहले भी ये कह रहे थे कि भाई हमारा जो नेता हो ना वो किसानों में से ही हो, ताकि उसको पता है और वो उसकी आवाज उठा पाए। लेकिन जब किसान उनके बीच का कोई नुमाइंदा अगर चाहता है कि भाई मैं इनकी आवाज उठाऊं या मैं चुनाव लड़ूं, तो ये जनता है जो उसके ऊपर क्यों नहीं मतलब उसको नहीं। सबसे बड़ी बात तो क्या है कि हमारे लोग ना दिमागी रूप से हमें तैयार नहीं करे। हमने एमएसपी की लड़ाई का थर तैयार कर दिए, हमने बिजली बिल का थर तैयार कर दिए, हमने पराली बिल का थर तैयार कर दिए, पर हमारे ही किसान नेता ये कहते हैं कि हमें राजनीति में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सूटकेस थोड़ी सी पल्ला के नीचे को चाहिए। जो ये सूटकेस वाले जो किसान नेता है ना, और जब तक ये आरएसएस या जो पार्टियों को सपोर्ट करने वाले नेता, तब तक ये स्थिति नहीं बदलेगी, क्योंकि वो अपने बयानों में ये नहीं कहते कि हमें हमारा चरण सिंह पैदा करना पड़ेगा, हमें हमारा बाबा साहब अम्बेडकर पैदा करना पड़ेगा, हमें सर छोटूराम दोबारा से पैदा करना पड़ेगा। जब तक हमारे बयानों में ये चीजें नहीं आएंगी, जो आम समाज है, जो सिर्फ मतलब घर, परिवार, खेत, खेड़ा तक सीमित है, उन लोगों को नहीं पता कि देश के अंदर चल क्या रहा है। उनके लिए काम ही सारा दिन इतना होता है कि वो लगातार मीडिया से दूर है। और जो हमारे युवा बच्चे हैं जो फोन के ऊपर या नेट के ऊपर या कहते हैं सोशल मीडिया पे, उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। ये हमारी आखिरी पीढ़ी है जो लड़ने वाले हैं, अगले बच्चे नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, सिर्फ मतलब ट्वीट कर दिया, बयानबाजी कर दिया, यहाँ तक सीमित है। उन लोगों को पता नहीं सड़क के ऊपर कैसे लड़ा जाता है। तो ग्रामीण की अगर बात करें, देखो ग्रामीण है जो कोई भी मामला हो जाता है अपने गांव में, देहात में, जैसे भी है, तो वो ये उनकी नजर ये होती है कि सिक्किम क्यों नहीं बोले इस मामले के ऊपर। और जब राजनीति की बात आती है, वोटों की बात आती है, उस टाइम क्यों नहीं सोचते कि जब तुम्हारी लड़ाई ये लड़ती है, तुम्हारी आवाज ये है तो ये उठाते हैं, तो हम वोट इनको क्यों ना दें। मुझे ये लगता है कि महीने के अंदर 4 पेशियां होती है। चाय के साथ लोग अखबार पढ़ते हैं, मैं समन पढ़ती हूँ, और ये कहते हैं कि सिक्किम में अलग क्या और सिक्किम क्यों नहीं बोली।
ये एक सोचने का विचार का विषय है। लोग चाहते हैं कटने मरने और लड़ने के लिए तो सिक्किम हो, बिल्कुल। पर विधानसभा के अंदर सिक्किम ना हो। जब तक सिक्किम सड़कों पे लड़ती रहेगी, यहाँ बयानबाजी करती रहेगी, सिक्किम कुछ नहीं कर पाएगी। सिर्फ आपको एक दिशा बता सकती है, ये सही है, ये गलत है। पर जिस दिन सिक्किम के हाथ में कलम होगी, मैं इसका तकदीर और तस्वीर को बदल सकती हूँ। पर जो लोग हैं वो तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए कलम देने का मौका देते। आप लोगों को देखा होगा 2024 में हमने फार्म भी भरा, पर मैंने लोगों के हालात देखे। जो लोग कल तक मतलब ये कहते थे कि हाँ सिक्किम सही है, उन लोगों को मैंने पार्टियों को झंडे उठाए देखा। क्योंकि हो सकता है कि नॉर्मल लोगों से हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वो माइंड से सेट नहीं है। पर जिन लोगों ने लगातार 5 साल आंदोलन लड़ा, उसके बाद भी वो पार्टी या किसी अन्य के साथ खड़े हैं, तो हम इस देश के लिए फिर क्या करें। हमने बदलाव के लिए अपना फार्म भरा था। जब हमने लगा कि परिस्थितियां गलत है और बीजेपी जीतेगी, इस ठिकरे से बचने के लिए हमने वो अपना कदम पीछे रखना पड़ा, क्योंकि लोगों ने नहीं चाहा कि सिक्किम विधानसभा हो। जिस दिन लोग चाहेंगे हम फिर भी विधानसभा के लिए बार बार कोशिश करते रहेंगे। मेरी लड़ाई एक साथ है, किसान नेताओं के साथ भी लड़ाई है। क्योंकि आप लोगों ने पता है स्वतंत्रता के अंदर भी ये दिक्कतें आई थी। जब हमने स्वतंत्रता के लिए एक सिस्टम चलाया था, वहां 2 तरह के लोग थे, एक गरम दल और एक नरम दल। नरम दल वाले अनुवाद है भाई एडम थप्पड़ मारे एडम मार ले। हम उन लोगों में तो कोने, हम तो ये है कि कोई एक आंगली काटेगा 2 आंगली काटेंगे, एक थप्पड़ मारेगा तो 10 मारेंगे, एक गोली मारेगा तो 10 मारने का मादा रखते हैं हम। क्योंकि हम भगत सिंह के वंशज हैं, हमने कोई मौका नहीं ले रखा। इस देश को लगातार खून से सिंचा हमने, और आने वाली पीढ़ियां लगातार सींचने लग रही हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी पीढ़ी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाए, इससे आगे हमें लड़ना ना पड़े। हमें आर्थिक आजादी चाहिए, वो सरकार देगी तो ठीक है, और नहीं देगी तो हम आखिरी दम तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। आपसे पूछना चाहूंगी, जी। किन्नौर बॉर्डर पर लगातार किसान बैठे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी भी बैठे हैं। बिल्कुल। तो कुछ किसान है जो अनशन पर बैठे हैं। हाँ, बुक पहले भी होता। बैठे हैं, हाँ, राज्य वाले। हाँ, तो पहले नहीं उनने मांग मनवा पाए, तो अब कैसे मांग मनवा पाएंगे? नहीं, अनशन पर बैठे। बात क्या है कि सरकार मानने वाली नहीं, ये बात हमने भी पता है। क्योंकि 13 महीने हमने जो मेहनत की है लगातार, और आप लोगों ने पता है कि 750 किसान थे उस टाइम, और उसके बाद लगातार संघर्ष में हम 800 के करीब शहादतें दे चुके हैं। सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। पर हमारी क्या की दिशा डिवाइड है। संयुक्त मोर्चे भी कहीं ना कहीं ये कहते हैं हम संयुक्त मोर्चा है राजनीतिक, जो ये इस तरफ है टिकैत है, या अन्य जो हम कह सकते हैं कामरेड टाइप, तो ये एक अलग है। जैसे इसमें पगड़ी संभाल जट्टा भी है और बहुत से मतलब संगठन है, तो वो अलग अलग दिशा में चल रहे हैं। जब तक ये एक दिशा बना के एक सिस्टम के साथ और विश्वास करके बिके नहीं, मैं आज भी कहती हूँ कहीं ना कहीं जब 13 महीने हमने मेहनत की, हम एक चिट्ठी लेके उठे हैं, तो वो सवाल आज मेरा भी है। क्योंकि हम लोगों ने लगातार अपनी जिंदगी के 5 साल दिए, और हजारों केसों का आज हमने सामना करना पड़ रहा है, जिससे आर्थिक मानसिक सारी तरह की समस्याओं से हम गुजर रहे हैं। जब हम केस लड़ने के लिए जाते हैं, जब हमारे पीछे हजारों लोग होते हैं, पर जब उसका एंड आता है, वहां तक हम सिर्फ अकेले रहते हैं। घर से भी खर्चा होता है, और मानसिक टेंशन भी होती है। घर में कोई शादी हो, उसी दिन हमारी पेशी होती है। कोई और काम हो तो जानबूझ के सरकार हमें टॉर्चर करती है मेंटली तौर पे कि आओ आज अदालत जाना है। और दूसरी बात यह है कि सारा दिन सीआईडी के फोनों से हमें लगातार रूबरू होना होता है, कहाँ हो आप, क्या कर रहे हो आप। मैं आज भी एक बात कहती हूँ, अदालत की एक सीढ़ी चढ़ना और 1000 सीढ़ी किसी स्टेडियम की चढ़ना बराबर है। हमें पता है हमारे लिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे या कोई अन्य धार्मिक स्थान इतना पवित्र नहीं है जितना कोर्ट है। क्योंकि हमने आखिरी जो उम्मीद है वो कोर्ट से है, पर आज के टाइम कोर्ट भी बिक चुके हैं, कोर्ट के अंदर जज भी बिक चुका है। तो क्या लगा सिक्किम जी, जिस प्रकार के हालात खनौरी बॉर्डर पर बने हैं, किसान आंदोलन तो शुरू हो सकता है? बिल्कुल, आंदोलन दोबारा शुरू हो सकता है, पर यह बात है कि जनता कितना साथ देगी। जो पहले वाला आंदोलन था उसके अंदर हर तरह के हर तबके ने साथ दिया। अब संशय है, क्योंकि लगातार जो किसान नेताओं की या जो आगू किसान नेताओं की जो पृष्ठभूमि है वो कहीं ना कहीं संवेदनशील रही है। और जो लोग है या मीडिया के जो आईटी सेल है या जो पार्टियों की आईटी सेल है, वो लगातार किसान नेताओं के खिलाफ लिखती है। क्योंकि इस चीज को मैंने भी रूबरू हुई हूँ। लगभग 15 से 20 दिन मेरे को इतना खतरनाक ट्रोल किया गया जिसका मैं उम्मीद भी नहीं कर सकती एक महिला को। उन लोगों को ये नहीं लगता कि एक महिला घर से बाहर निकलना कितनी बड़ी एक जिम्मेवारी होती है, और उस महिला पर लगातार केस, अदालत, लाठीचार्ज, मतलब किन स्थितियों से मैं गुजर रही हूँ। उसके बाद भी ऐसे कमेंट आते हैं कि परिवार यदि उनको पढ़ ले तो एक कदम भी बाहर ना रखने दे। पर मैं थैंक गॉड कि मेरा परिवार ऐसा है कि जिसने मुझे उड़ने के लिए पंख दिए, और उन्होंने कहा कि हमारा फर्ज
आप पूरा कर चुके हैं, जो समाज का फर्ज है उसको पूरा करें, पर हर किसी के बस की बात नहीं है। किसानों के भी अलग अलग संगठन है, जिनमें मुटाव के बहुत सारे संगठन जी, जी, हैं। तो क्या लगेगा टाइम आना पे एकजुट हो उसका है। बिल्कुल बिल्कुल, मरता क्या ना करता। जब पार्टियां एक हो सकती हैं तो किसान संगठनों को भी नीचे नीचे किसान नेता भी है जी, कोई ना कोई मतलब सरकार में मिले है जी, और नहीं, फिर नीचे किसानों के साथ में मिलकर उन्हीं के खिलाफ लड़ाई लड़ना। पता है क्या है, देखो सामाजिक नेता होते हैं, किसान नेता होते हैं, खाप नेता होते हैं। हो सकता है इस बात पे या इस बयान पे फिर मेरे को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ेगा, पर मैं आज भी एक ही बात कहती हूँ, आज भी 90% किसान नेता, खाप नेता और किसान संगठन कहीं ना कहीं पार्टियों से मिले हुए। जिस दिन ये नहीं मिलेंगे, मैं गारंटी देती हूँ सरकार की हिम्मत नहीं है 24 घंटे पूरे कर ले। जिस दिन एक दिन भी इन लोगों ने ये सोच लिया नहीं कि हम आर पार लड़ेंगे, या तो सरकार नहीं या हम नहीं, हम खून बहने से नहीं डरते, पर समस्या वही है कि मेरा स्वार्थ कहाँ पूरा होता है। हमारे छोटे छोटे स्वार्थों की वजह से आज जो जनता है वो हम पे विश्वास नहीं कर रही। जो चंद लोग लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, नीलम आजाद लड़ रही है, और हमारे बहुत से साथी है, कुछ किसान संगठन भी है जो ताकत के साथ लड़ना चाहते हैं, पर उनको मौका ही नहीं मिल रहा, उनको वही टांग खिंचाई शुरू हो रही है। तो इसी बीच मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगी, अपना संयुक्त किसान मोर्चा धरना पीछे अपने देवेंद्र अत्री, जो विधायक देवेंद्र अत्री पहुंचे थे और जो आश्वासन देकर गए थे कि मांगे जो आपकी मान ली जाएंगी, लेकिन अभी तक धरना जो जारी है। उसका एक कारण ये है ना कि अभी तक काम शुरू नहीं हुआ, इसीलिए हम विश्वास नहीं कर सकते। जब एमएसपी के ऊपर पूरा देश दिल्ली के अंदर बैठा था, तब वहां धोखा हो सकता है कि एमएलए की क्या औकात है। और आप लोगों को ये भी पता है कि देवेंद्र अत्री ओनली एक एमएलए है, यह मंत्रियों की नहीं चलती, मुख्यमंत्रियों की नहीं चलती। मैं तो ये कहती हूँ कि हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है ना, वो भी एक 100 पीस है, वो हंस के बात करता है। मुख्यमंत्री की इमेज ऐसी थोड़ी होती है। ये हरियाणा का मुख्यमंत्री है, किसी राज्य को आप मतलब अपने आप से सामने से ये दिखाते हो कि मैं इस देश का या मुख्यमंत्री हूँ या प्रधानमंत्री हूँ, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो मुख्यमंत्री वाली है ही नहीं। वो तो मतलब ऐसा लगता है मुझे तो उसको बॉम्बे भेज देना चाहिए। सिक्किम जी 5 साल लगातार किसानों ने भी, मजदूरों ने भी मतलब धरने प्रदर्शन करे जी, और भाई ये सरकार नहीं बननी चाहिए बीजेपी जी, और लास्ट में आकर देखो सेंटर में भी बीजेपी बना दी और हरियाणा के अंदर जी। इसको लेकर क्या कहेंगे? इसमें ये कहेंगे कि ये जो ईवीएम का भूत है ना, ये जब तक नहीं निकलेगा नहीं हमारे बस की बात नहीं। किसान नेता क्या, खाप नेता क्या, कोई भी कुछ करे, क्योंकि ये है ना मौका देख के सेटिंग करते हैं। सबसे बड़ी बात जो हरियाणा की मैं बताऊं राजनीति की, हुड्डा साहब ने इतने लोगों को थापी मारी, एक भी नहीं बिठाया। किसान नेताओं के साथ व्यवहार गंदा था। किसान नेताओं ने खुद, मैंने कहा जींद के उससे जाट धर्मशाला से, हमें 20 टिकट चाहिए, क्योंकि हमारे बीच के लोग जब तक नहीं जाएंगे हमारी समस्याओं को नहीं समझ पाएगी सरकार। तो उन्होंने कहा मेरे से बड़ा किसान नेता कौन है? यदि हरियाणा को कोई लेके डूबे तो हुड्डा साहब लेके डूबे। और उस दूसरी तरफ शैलजा जी, मैं मुख्यमंत्री के चक्कर में पूरा हरियाणा का सत्यानाश कर दिया। किसान नेता क्या करे? किसान नेताओं ने लगातार मेहनत की, किसान नेता लगातार लड़े, पर हुड्डा साहब की थापी और बीजेपी के रुपए उन चीजों को लेकर बैठ गए। यानी नुकसान किसको हुआ? ये आज यदि मैं सोचूं तो हरियाणा को हुआ ना। भूपेंद्र हुड्डा का कुछ मतलब बिगड़ने वाला, ना अन्य पार्टियों को कुछ बिगड़ने वाला। ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और एक बात कह सकती हूं मैं आज भी कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उतर कांटो तेरी बारी, चढ़ कांटो मेरी बारी। तो इनसे कोई उम्मीद नहीं। जब तक हरियाणा या पूरे भारत की जनसंख्या ये नहीं समझेगी ना कि पार्टियों को दरकिनार करना पड़ेगा, हमारे बीच के जो लोग हमारे लिए लड़ रहे हैं उनको जब तक हम विधानसभा और संसद का रास्ता नहीं दिखाते, तो मैं गारंटी देती हूँ इस देश की अर्थव्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को, आर्थिक व्यवस्था को कोई बदलने वाला नहीं। जिस दिन ये चीजें हमें समझ में आएगी उसी दिन ये आर्थिक जो आजादी है वो उस दिन हम जीत जाएंगे। जैसे कि आपने अभी मतलब बात की ईवीएम को लेकर के, जी, ईवीएम तो पंजाब के अंदर भी वही है, लेकिन बीजेपी का वहाँ पे खाता भी नहीं खोलने दिया, तो उसके बारे में नहीं, वो तो एक कारण है ना। यदि आप सारा मतलब लेके जाओगे तो आप पे शक किया जा सकता है। तो कुछ राज्य यानी छोटे छोटे राज्य छोड़ दिए जहां ये लगता था क्योंकि पंजाबी है कट देंगे, इनकी काट देंगे, इनके बस की बात नहीं, इनकी पता है कि तारा समाधान की है। जब तक पंजाब भारत के अंदर जिंदा है तो भारत जिंदा है, क्योंकि एक सिख कम्युनिटी है जो पूरे देश को बचाए हुए है। इसीलिए इन्होंने पंजाब छोड़ दिया। उस तरफ देखा आपने झारखंड एक छोटा सा राज्य को जिता दिया, बाकी सारा जीत लिया। हरियाणा के अंदर भी लगातार ईवीएम की वजह से इतना नुकसान हुआ है। खुद जो उचाना की सीट है, मैं कहती हूँ यहाँ से कोई और जीतने वाला था। हम मानते हैं कि हम उसके घोर विरोधी हैं, आज भी विरोधी हैं, क्योंकि उनकी वजह से लगातार उचाना पीछे रहा। पर कारण यही रहा कहीं ना कहीं कि ईवीएम का जो भूत था, कहीं 5,000, कहीं 2,500, कहीं 2,000 से सरकार की
दबाव बना के वहां से उन सीटों को हरा दिया गया। और कांग्रेस लगातार सिर्फ बयान दे रही है, जो उन्होंने करना चाहिए था पूरी जनता को लेके सड़क के ऊपर लड़ना चाहिए था, वो लोग नहीं लड़ रहे। उसका कारण यही है कि ये अंदर खाते मिले हुए हैं। उधर कांटो तेरी बारी, चंड कांटो मेरी बारी, ये वाक्य में सच्चाई है। पार्टियां सभी मिली हुई है। इन लोगों का तो एक ही काम है कि किसी न किसी तरह सत्ता को हथियाया जाए। कोई पक्ष में बैठा, कोई विपक्ष में बैठा है। यदि मर रहा है तो मध्य वर्ग मर रहा है। ठीक है, हो गया, बस हो गया। नहीं, जैसे कि मतलब अभी आप ये बोल रहे थे भी किसान मजदूर दोनों ने मिलके मतलब जो किसान आंदोलन है उसको मतलब सक्सेस किया था। बिल्कुल। और सवाल मेरा कड़वा है। जी जी जी, कोई दिक्कत नहीं। और अभी तो मतलब उसमें जो जब तक वो धरना चला तब तक तो किसान मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे लगे। बिल्कुल और हर कौम के वहाँ पे बिल्कुल पहुंची जिन्होंने मतलब किसान आंदोलन को सक्सेस किया। बिल्कुल सर। जैसे ही मतलब धरातल पे आए गए आंदोलन समाप्त करने के बाद में जी, तो फिर जो मजदूर तबका है उसको मतलब कुछ अलग तरीके से देखा जाना लगा कि इनको मतलब क्या मजदूरी मनरेगा के हिसाब से मिलनी चाहिए, इनसे मतलब काम उस तरह का लेना चाहिए। तो उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी सबसे बड़ी प्रतिक्रिया है कि इंसान को इंसान मानिए, ना किसी जाति में बांटिए, ना किसी धर्म में बांटिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। और जाति है कि जाति नहीं, इसका एक ही कारण है क्योंकि हम लोगों ने डिवाइड कर लिया है कि सफाई वाल्मीकि ही करेगा, जुत्ती यदि हमने सिलवानी है तो चमार ही करेगा, खेती जाट ही करेगा। हमने हमारे देवी देवता भी बांट दिए, हमारे जो महापुरुष है उनको भी बांट दिया। ये कमी सरकार की नहीं है, हमारी है। सरकार हमें फूट डालो राज करो की जो नीति है उसके ऊपर हमें बांटने का काम कर रही है। जो डीएससी है, आप लोगों ने देखा हुआ डीएससी के अंदर क्या हालात पैदा कर दिया। आज दो कौमों का बढ़िया भाईचारा था पर उन्होंने डिवाइड कर दिया। अब आगे क्या करेंगे जब ये लगेगा कि इनका ठीक ठीक निपट गया, फिर तीसरे ना कह देंगे भाई ये आपका खा रहे हैं, आप ना अलग कराएंगे। तो मैं एक ही बात कहती हूँ, जातीय जनगणना करनी चाहिए। जातीय जनगणना के आधार पे यदि नौकरी या आर्थिक किसी भी तरह की कोई भी जो सामाजिक को हमें जिम्मेवारी देनी है तो भी, और यदि सरकार ने कोई लाभ देना तो भी, जितनी जिसकी जनसंख्या उसी अनुरूप देना चाहिए। सरकार ने तो ये भी कहा था कि 50% महिलाओं को एमपी एमएलए में हम आरक्षण देंगे, हमें तो कहीं नजर नहीं आया। मैम एक मेरा भी रहेगा बिल्कुल क्रांति अजय क्वेश्चन। जी सर। कि मैम हर जाति ने किसान आंदोलन में सहयोग बिल्कुल किया, लेकिन इस किसान आंदोलन को एक जाट कौम के माध्यम से देखा गया। बिल्कुल जाटों ने किसान आंदोलन को जीता है, ये मतलब इस तरह की बातें हुई। जी आपका क्या कहना है? नहीं, इसका कारण पता है क्या है जी, एक तो जो पार्टियां है ना, पार्टियों को हमसे वोट लेना है, वो जो उसकी आईटी सेल है वो काम करती है। ये सरकार की ही एक ये कह सकते हैं कि गद्दारी लगाओ, या हमारे बीच के भी जो कुछ, हम नहीं कहते कि हमारे बीच में गद्दार नहीं है, हमारे बीच के जो गद्दार लोग हैं वो ऐसी बयानबाजी करते हैं जिससे मामला डिवाइड होता है। मैं आज भी एक ही बात कहती हूँ कि इंसान ही सबसे पहले जन्म लिया था और इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज है। इंसान ही मंदिर मस्जिद बनाता है, मंदिर मस्जिद इंसान नहीं बनाते। मंदिर मस्जिद के बाहर यदि आप देखोगे तो भिखारी पैदा होंगे, यूनिवर्सिटी पैदा करोगे, कॉलेज पैदा करोगे, हॉस्पिटल पैदा करोगे तो वहां से इंसान पैदा होंगे। वहां से कोई ना कोई अब्दुल कलाम पैदा हो सकता है, वहां से कोई चरण सिंह पैदा हो सकता है, सर छोटू राम पैदा हो सकता है, बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हो सकता है। पर नहीं, हमने तो मंदिर बनाना है, हमने तो धर्म का घंटा बजाना है। धर्म से पेट नहीं भरता। ये चीज जब तक हमारे समाज के समझ में नहीं आएगी, हम ऐसे ही कटते रहेंगे, पिटते रहेंगे और ये लगातार संसद और विधानसभा के अंदर अपनी सत्ता चलाते रहेंगे और हमें बांटते रहेंगे और काटते रहेंगे। हमें ये चीज समझनी पड़ेगी। जाति है कि जाति नहीं, हमें जाति दरकिनार करके भाईचारा करना पड़ेगा, हमें एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा, तब जाके हम ये आर्थिक लड़ाई लड़ेंगे और जीत पाएंगे। क्योंकि असली कब्जा कहाँ करना है ये चीज हमें लोगों को समझानी पड़ेगी, क्योंकि विधानसभा और संसद के अंदर असली कलम है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि धर्म बाद की बात है, इंसानियत बहुत जरूरी है। और मैं तो एक ही बात कहती हूँ, जो लोग ये बार बार बांटने का काम करते हैं, सभी को सिख धर्म अपना लेना चाहिए। इस सरकार की हिम्मत नहीं है, आंख भर के देख ले, क्योंकि इन लोगों के अंदर एक ही कमी है कि ये बांट रहे हैं, हम बंट रहे हैं, हमें पता ही नहीं आखिर हमारे साथ हो क्या रहा। जैसे कि आपने अभी बात की मतलब सिख धर्म अपना लेना चाहिए जी, सिखों के अंदर भी मतलब पंजाब के अंदर भी एक बवाल उठा हुआ है। मतलब कुछ लोगों की डिमांड है कि हम खालिस्तान बनाएंगे, कुछ लोगों की डिमांड है कि बहुत, मैं उसका समर्थन, बारे में क्या मैं समर्थन करती हूँ। जब ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे ना तो ओबीसी, एसटी, ईसाई और मुस्लिम ये कहाँ जाएंगे, ये खालिस्तान में चले जाएंगे। फिर जब इनको हिंदू राष्ट्र चाहिए तो फिर कहीं तो जाएंगे ना, हमें भी तो फिर जाने के लिए रास्ता चाहिए ना। तो जब हिंदू
यदि हिंदू राष्ट्र जरूरी है तो खालिस्तान भी जरूरी है, यदि हिंदू राष्ट्र जरूरी नहीं तो खालिस्तान भी जरूरी नहीं। मैम एक और सवाल है मेरा जी किसान आंदोलन के अंदर है ना हर कोई आता है, बिल्कुल सर, भी ना किसी की जाति होती है ना किसी का धर्म। बिल्कुल बिल्कुल, वहां कुछ नहीं होता, वहां सिर्फ तो उसको अध्यक्षता करते हैं ना उस टाइम जी वो लोग है ना राजनीति में उतर जाते हैं, तो लोगों के जनता के मन में ये होता है कि ये लोग आ तो रहे हैं आंदोलन के अंदर और नेता बन जाते हैं, उसके ऊपर क्या कहना चाहिए आप? नहीं देखो जैसे चौधरी साहब भी आए, उन्होंने इलेक्शन लड़ने की कोशिश की और वहां से अपने यूपी से जी 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 पता है क्या, जो वहां अगवानी करते हैं वो राजनीति में आते हैं, एक कड़वी सच्चाई है। और मैं इस चीज को ये भी नहीं कहूंगी गलत है, आना भी चाहिए, क्योंकि जब वो लोग लड़ने वाले हैं वो यदि आगे जाएंगे, जो ये पार्टियां हैं चाहे वो पक्ष की चाहे विपक्ष की, ये 100% भ्रष्ट है। ये लोग यदि भ्रष्ट होंगे भी तो इनको बड़ा लंबा टाइम लगेगा भ्रष्ट होने में, इतने आप और बदल देंगे। सिस्टम को बदला जा सकता है, ये गलत नहीं है, पर यदि लोगों ने ये सोच लिया ना कि ये डंडे खाने का अथर है, यू केस लड़ने का अथर है और यू मजे मारने का अथर है, तो वो अलग बात है। हमारे देश में वो भी ऐसा ही रहा, क्योंकि हम नहीं पार्टियों को वोट देते हैं, चेहरे को वोट नहीं देते, काम को वोट नहीं देते, क्योंकि ये चीज मैंने खुद मतलब अब फील्ड में उतर के देखी है। कौन काम कर रहा है इससे बात कोई मतलब नहीं। अब यदि वहां लड़ाई है ना, सिक्किम नहीं गई तो शाम तक मतलब पेज फेसबुक अब कहाँ गए फलाने गए, वोट देने के टाइम तो किसी ने उन्हें कहा कि आज आप फार्म भर दो, हम वोट देवांगे, क्योंकि उन लोगों को यही नहीं पता कि करना क्या है। और किसी मामले के ऊपर आप पोस्ट में डाल डालते हो तो भी आपके ऊपर सवाल उठते हैं कि इसके ऊपर सिक्किम क्यों नहीं बोलते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हालात है जैसे नहीं मैंने टेंडर उठा रखा है हिंदुस्तान का। मैम कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि आप में मतलब कि आपको ना इलेक्शन में वोट नहीं मिले, आपका लोगों ने साथ नहीं दिया, आपको नाराजगी। बिल्कुल भी नाराजगी नहीं है, बिल्कुल भी नाराजगी नहीं है, बहुत बढ़िया, क्योंकि वो है इसी लायक। जो उनकी सोच थी, जो मानसिकता थी उन्होंने किया, जो मेरी सोच मेरी मानसिकता था वहां तक मैं गई, जहां मुझे ये लगा कि सही था, जहां तक मुझे जाना चाहिए था मैं गई। और यदि लोगों ने वोट नहीं दिया तो कोई फर्क नहीं, लड़ने के लिए तो आज भी लोग मुझे ही याद करते हैं ना, राजनेताओं को तो फोन नहीं करते। अब जब जीरी नहीं बिकी तो फोन मेरे पास आया, क्योंकि लोगों को मेरी जरूरत थी, लोगों को पता था कि लड़ कौन सकता है, अहमियत किसकी है और केस कौन उठ सके है। और यदि कोई और मामला होगा, जब वोट डालने का टाइम होगा, मैंने कई बार मतलब कमेंट भी किया, जिनको आपने वोट दिए XYZ किसी को भी दिए, एक बार उनको बुलाओ, यदि वो नहीं आते तो हम आएंगे, क्योंकि हमने तो लगातार आज भी धरने प्रदर्शन जारी है हमारे। मतलब आगे भी मतलब कि सिक्किम वहां पे खड़ी मिलेंगी। बिल्कुल, आज भी तो खड़े हैं, आज भी तो खड़े हैं, आज भी हम बैक नहीं गए। हम आज भी उचाना तहसील में बैठे हैं। कोयला गांव में समस्या हुई थी, कोयला गांव में भी मैं गई थी। हमारा ये था क्या है कुरुक्षेत्र हमारी मीटिंग थी, वहां भी हम गए थे। जहां समाज को हमारी जरूरत होगी, जब तक मेरे तन के अंदर सांस है, आखिरी सांस तक मैं लड़ूंगी। जनता मुझे कहाँ रखना चाहती है वो जनता का काम है, मैं जनता को कहाँ रखना चाहती हूँ मेरा विजन है। मैम एक इस मामले से हटके मेरा क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल आंदोलन को छोड़ के जी, आजकल हरियाणा में बहुत ज्यादा मर्डर हो रहे हैं, जैसे बुराना कांड हुआ, बिल्कुल बहनी में भी हुआ, जी जी, उसको लेकर के आप जलौदी हुआ, दमकांड हुआ, सफेदा हुआ, मतलब काफी सारे मर्डर की हुआ। उसका एक कारण है क्योंकि हमारे देश में ना पढ़ाई नहीं है, और पढ़ाई है, पढ़ाई के साथ सिर्फ पढ़ाई है, स्किल नहीं है। विदेशों की तरह हम काम नहीं सिखाते बच्चे को कि आपको जब बड़ा हो गए पेट पालने के लिए क्या मतलब आपको स्किल चाहिए या आप क्या कर सकते हो, किसी काम को बड़ा छोटा नहीं बताते। हमारे पास पढ़ाई का जो सिस्टम है वो मैं ये मानती हूँ 0 है, क्योंकि जो पढ़ाई हमने गुणा जोड़ घटा 3-4 चीजें आनी चाहिए। है कि बै किया मैं कुछ नहीं धरिया, हमने तो मैं काम आई नहीं, किसी और खाई होंगी तो बेरा नहीं। तो सीधी सी बात है कि 10वीं तक जो सारा जो मान लो 10वीं तक एक हल्का सा बोझ होना चाहिए बच्चे के दिमाग पे, काम सिखाना चाहिए, हमने छोटे छोटे काम सिखाना चाहिए, स्किल सिखाना चाहिए, ताकि वो बच्चा करके खा सके। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बेरोजगारी है, हमने सिर्फ पढ़ावा है, कढ़ांदे को नहीं। पढ़ाने का मतलब क्या है, वह सिर्फ रट्टा लगावा है। जो पढ़ा लिखा है ना वो नौकरी ही बालेगा, जो कड़ा हुआ है वो खुद का बिजनेस करेगा। क्योंकि हमारे देश के अंदर ये सबसे बड़ी कमी मानती हूँ, और उसी की वजह से कि बच्चे को नौकरी नहीं मिलती तो खाली दिमाग शैतान का घर। इस तरह के मामलों में आपको क्या लगता है, सरकार की नाकामियां है? बिल्कुल बिल्कुल, भी उन लोगों को पकड़ा भी नहीं जाता, ऐसे घूमते रहते हो इस तरह की। पहली बात तो है कि सरकार को जड़ों पे काम करना पड़ेगा, सरकार को पढ़ाई के साथ स्किल देनी पड़ेगी, स्किल के साथ रोजगार देना पड़ेगा, रोजगार के साथ सस्ता सिस्टम उनको मुहैया कराना पड़ेगा जो लोग बिजनेस करते हैं।
खाली दिमाग शैतान का घर रहेगा तो मर्डर भी होंगे और बलात्कार भी होंगे और देश की अर्थव्यवस्था भी बिगड़ेगी। तो सीधी सी बात है, काम करना हमें स्किल और पढ़ाई के ऊपर, पर सरकार पकड़ती नहीं, क्योंकि हमारे देश में पैसे का बोलबाला है कि मैं लोगों का इसमें मैम ये भी कहना है कि मतलब जो आज के समय में हरियाणा के अंदर बदमाशी लगा के गाने ट्रेंडिंग कर रहे हैं, उससे भी मतलब बच्चों का दिमाग है। बिल्कुल बिल्कुल मैं इस चीज की समर्थन करती हूँ। मैं तो उसका भी समर्थन करती हूँ जो बॉम्बे के अंदर जो मतलब बॉलीवुड या हॉलीवुड में जो अभिनेत्रियां हैं वो अंग प्रदर्शन करती हैं, वो एक सिस्टम में रहती हैं, उनको हम छू नहीं सकते। पर उन्होंने जो गंदगी फैलाई है उसका यदि खामियाजा कोई भुगतता है तो महिलाएं भुगतती हैं, छोटी छोटी बच्चियां भुगतती हैं, उनको भी बंद कर देना चाहिए। पर हमारे देश में पढ़ाई के ऊपर टैक्स है, फिल्मों के ऊपर टैक्स नहीं है, हम उस देश के वासी हैं। तो मैम आपका आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, क्या स्कूलों के अंदर भी आर्टिकल के बारे में बताना चाहिए बच्चों को? बिल्कुल बताना चाहिए। जो हमारी जीवन पद्धति है, जिसके ऊपर हमने जीना है, जो चीजें हमारे जीवन में आएंगी उनके ऊपर हमें खुल के बात करना चाहिए। आज के टाइम आपने देखा होगा बहुत से ऐसी चीजें हैं कि मैं भी नहीं बोल सकती। ये मैंने एक बार बयान दे दिया था, उसके ऊपर इतना बड़ा बवाल हुआ कि किसान नेता एमएसपी मांगते मांगते इसके बारे में बात करने लगे। अरे तरह नाश हो जाए, मैं देश को, मेरी बेटियों को बचाना चाहती हूँ। आप रोहतक के अंदर जाके देखिए, बड़े बड़े मेडिकलों में जाके देखिए, छोटी छोटी 6-6, 7-7 साल की बच्चियां, उन्होंने कौन से कपड़े पहने थे, उन्होंने कौन सा अंग प्रदर्शन किया था? जो लोग कहते हैं नहीं कि भड़काऊ मतलब कपड़े पहनते हैं। और मैं तो ये कहती हूँ इस देश के अंदर नहीं, हर बेटी को फूलन देवी अपने अंदर समा के रखना चाहिए। ये कहते हैं देवी आती है, देवी नहीं आनी चाहिए महिला में, महिला के ऊपर फूलन देवी आनी चाहिए। यदि कोई आंख भर के भी लिखा हो तो उसकी आंखें निकाल लेनी चाहिए। और अपनी सुरक्षा के लिए सरकार को कहती हूँ, मैं तो कई बार कहती हूँ कि महिलाएं जो अपनी सुरक्षा के लिए गन या किसी भी चीज का लाइसेंस लेना चाहे तो उसको देना चाहिए, क्योंकि मेरे देश के अंदर आज लड़कियां सुरक्षित नहीं है। और मैं तो ये कहती हूँ कि हर बेटी को ने मतलब फ्री में सरकार जिस तरह किताब बांटता है ना, तो बंदूकें बांट देनी चाहिए ताकि वो रक्षा खुद कर ले, क्योंकि सरकार तो निकम्मों की है, ना यहाँ शासन यहाँ ना प्रशासन, ताकि किसी की इतनी हालात पैदा ना हो कि निर्भया जैसे कांड ना हो। ऐसे ना हो कि जींद के अंदर एक एसपी महिला पुलिस कर्मियों को 8 पुलिस कर्मियों का शोषण हो रहा है और उस चीज को डीआईजी दबाने का काम कर रहा है। ये रेणु भाटिया का बयान है। उसमें तो महिलाएं भी शामिल थी। नहीं, महिलाओं में एक बात है, जिस दिन महिला का साथ देगा जी, सिर्फ 50% महिला ही महिला का साथ दे तो पुरुषों की हमें जरूरत ही नहीं है। यही तो गड़बड़ है ना। कहीं ना कहीं महिला की तो बिल्कुल है, बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल। ये कई बार मैंने पढ़ा भी, और इन चीजों से मैं अब जब मैं फील्ड में उतरी तो मैं रूबरू हुई हूँ। महिला ही महिला की दुश्मन है, महिला नहीं चाहती कि महिला ऊपर जाए। जैसे हमारे कौम में है कि जाट न जाटी मार सका, वक्कड़ भी सच्चाई है, क्योंकि ये लोग ना पैर खिंचाई में ध्यान ज्यादा रखा, क्योंकि कबड्डी के खिलाड़ी है ना, हाथ खिंचाई में नहीं रखते। जिस दिन हमारी कौम मतलब मैं ये मानती हूँ सिर्फ जाट कौम, बयान तो नहीं देना चाहिए, सिर्फ जिस दिन जाट कौम हाथ पकड़ना सीख लेगा ना जी, मैं गारंटी देती हूँ हरियाणा की सरकार, भारत की सरकार देख नहीं सकती, क्योंकि नस्ल नहीं मार्शल कौम है, जिसने बड़े बड़े योद्धाओं के अंदर बड़े बड़े इसके इतिहास को मिटा दिया गया। आज के टाइम में ऐसे हालात, हमारे देश के छोटी छोटी जो जमीनें, हम जमीनें बेच के विदेशों में हमारे बच्चे मतलब बेरोजगारी के कारण मजदूरी करने के लिए मजबूर है। इससे बड़ा हमारे लिए क्या टाइम आएगा? फिर भी हम यदि मतलब ऊए मंडासा मारे रखा तो उसका कोई फायदा नहीं, सुक्के मंडासे में कुछ नहीं दरिया। नस्ल पे फसल पे काम करो, रोटी और बेटी को बचाओ, और दोबारा से खेड़ा खाप और खेत की तरफ आओ, अपने बच्चों को संस्कार दो, और पुरानी जो संस्कृति थी, जो जीवन पद्धति थी, उसकी तरफ हमें लौटना पड़ेगा। यदि हम नहीं लौटेंगे जो आज का भारत है, तो मुझे लगता है 5 साल के बाद तो मतलब बिना बंदूक या किसी हथियार के बिना महिला बाहर भी नहीं जा सकती, जो हालात हमारे देश के आज फिलहाल है। क्योंकि हमारे देश में तो पुलिस सुरक्षित नहीं, बेटी सुरक्षित नहीं, बुजुर्ग सुरक्षित नहीं, तो महिलाओं की बारी कहाँ? सिक्किम जी, एक साइड तो आप कहते हो कि इंसानियत सबसे जरूरी है, कोई जात नहीं कोई वो नहीं, फिर एक साइड आप बयान देते हो कि जो जाट को मैं उसको मतलब अपना वो चीज समझ। पता है क्या जी, मेरी बात सुनो, ये बात ये है कि मैं ये मानती हूँ जाति पाति तब करते हैं हम यदि मैं किसी कौम को गलत बता रही हूँ। मैं किसी कौम को गलत नहीं बता रही, मैं किसी धर्म को गलत नहीं बता रही। यदि नो मेवात के अंदर कोई समस्या हुई, मणिपुर के अंदर कोई समस्या हुई, तो मैं सबसे पहले मुस्लिम के साथ कौन खड़ी हुई थी? सिक्किम खड़ी हुई थी। सिक्किम को सिक्किम खान तक लिखा गया था। आज भी ये कहते हैं कि ये मुस्लिमों को सपोर्ट करती है। मैं आज भी, मेरा वाल्मीकि भी भाई है, सिख भी भाई है, और ये कह सकते हैं मुस्लिम भी भाई है, मतलब किसी महिला का, मेरा खुद का कोई भाई नहीं, पर मैंने सारे जितने भी धर्म या जितने भी, मैंने सबको भाई बनाया ताकि मैं अंदर तक जाके देख सकूं कि मामला आखिर है क्या। पर अपनी कौम को सपोर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर यह है कि कौम को बेचा ना जाए।
हर एक अपने, एक बात बताओ, यदि हम ऐसा ना करें, हम जिस घर में रहते हैं सबसे पहले उस घर को ही हम ये चाहते हैं कि वो पूरी तरह सक्सेस हो, उसके अंदर हर सुख सुविधाएं हो, किसी तरह की कोई समस्या ना, उसके बाद हम गांव का देखते हैं। तो मैं आज भी एक बात कहती हूँ, किसी दूसरे धर्म को, किसी दूसरी जाति को हम गाली ना दें, उसका नुकसान ना करें, पर अपनी कौम को यदि हम मजबूत कर रहे हैं उसमें कोई दो राय नहीं है और कोई गलत नहीं है, सबको करनी भी चाहिए। तो मैम एक लास्ट सवाल, जी, किसान आंदोलन दोबारा कब स्टार्ट शुरू हो रहा है? किसान आंदोलन कभी खत्म नहीं हुआ, 75 साल से लगातार चल रहा है और मुझे लगता है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे जरूर लड़ेंगे इस लड़ाई को, क्योंकि ये सरकार तो देने वाली है नहीं कुछ, और हमारे बीच के लोगों को वहां सरकार भेजेगी नहीं, वो समाज भेजेगा नहीं, जनता भेजेगी नहीं, तो ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी। ये मुझे ये लगता है जब से हमारा जन्म हुआ या हमारे दादा परदादा, हमारे पापा जी या फिर अब हम, पर हम चाहते हैं कि हमारे बाद क्वेश्चन मार्क लगे, हमारा बेटा ना लड़े इस लड़ाई को। धन्यवाद। धन्यवाद।